हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी गुरु। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये पैराग्राफ में दिया गया है कि मतलब यही क्लास 7 में आपने जो पढ़ा था कि प्रोफेसर अहमद पहेली और बूझों को लेकर फॉरेस्ट विजिट करने गए थे। क्लास 7 में आपने पढ़ा हुआ है। तो 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो फर्स्ट, अब जैसे कि आपको पता ही है, ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो हैं हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं और दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये मैनकाइंड के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके देन आजकल के ज़माने में टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स। आजकल के ज़माने में एक ऐसा थ्रेट मतलब उनसे हम लोगों से उनको खतरा है जिसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। एक मेजर थ्रेट, एक खतरा मतलब उनके ऊपर एक ठहर सा गया है। देन वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन जो है ना, मैंने पिंक हाईलाइटर में अंडरलाइन किया है, वही डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन है। यहाँ जो हाईलाइट करके ब्लैक वाला दिया है ना, वो एक्चुअली उसका डेफिनेशन है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जितना हाईलाइट किया है ना वही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और नोट्स है जो कि एग्ज़ाम में 90% आने के चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। देन डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि अगर फॉरेस्ट को क्लीन करना, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्लीन करना मतलब ऑब्वियसली हम ट्रीज ही कट करेंगे एंड वो फॉरेस्ट को क्लीन करके उसको मतलब उस लैंड को यूज़ करना है कुछ अदर पर्पजेस के लिए, कुछ अलग ही ज़रूरत के लिए। इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब एक तरफ से फॉरेस्ट क्लीन करना को ही कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि ट्रीज़ को कट करते हैं। तो फर्स्ट, लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमें कल्टीवेशन के लिए लैंड की ज़रूरत है, अगर कल्टीवेशन करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। देन सेकंड, बिल्डिंग एंड हाउसेस, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग्स हाउसेस के लिए, रहने के लिए घर तो चाहिए ना भाई, इसलिए डिफॉरेस्टेशन होता है। और फैक्ट्रीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। फैक्ट्रीज़ के लिए कैसे डिफॉरेस्टेशन, वो आपको पता ही है। देन मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर मेकिंग के लिए भी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं ना फर्नीचर जो कि वुड से बनते हैं। और आपको पता है कि आजकल का तो एक नया ट्रेंड चला है कि वुड का, हर चीज़ वुड का बनाने से वो एक नया सा ट्रेंड है। तो आपको पता है कि आज मतलब चाकू भी आजकल वुड में ट्रेंड में चल रहा है। और अभी तो टूथब्रश भी ट्रेंड में चल रहा है वुड का, भाई उनका अलग सा ही अजब सा ट्रेंड चल रहा है। तो फर्नीचर के लिए मेकिंग होता है और यूजिंग वुड एज फ्यूल। आपको पता है कि बहुत सारे गांव में अभी भी जो है वुड को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। देन अभी यहाँ हमारे पहली ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्यों हमें इतना एसेंशियल है कि हम इसका मतलब पर्पस ही क्या है कि नेशनल पार्क बनाए जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाए। ओके, यहाँ हमारे पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है। तो पहेली और बूझो दोनों क्लासमेट हैं। पहेली मतलब पता है, पहेली पजल सॉल्व करना है, तो पहेली क्वेश्चन पूछेगी एंड बूझो उसे सॉल्व करेगा। तो ये ही लॉजिक है पहेली और बूझो नाम देने का इन दोनों क्लासमेट्स को। ओके, देन सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रोट। सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मतलब ह्यूमन बींग की वजह से ही सिर्फ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का शिकार नहीं होता, यानी कि कुछ नेचुरल फिनोमिना भी हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स। तो जंगलों में आग लगना तो भाई आम सी बात है ना, मतलब कभी कभार मतलब जंगलों में अपने आप आग लगना। ओके, देन सीवियर ड्रोट्स, यानी कि बिल्कुल भी बारिश ना होना जिसके वजह से मिट्टी जो है सूख कर अपने आप अलग होने लगेगी। और वहाँ पे आपको बताइए कि जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में बिल्कुल ही पानी नहीं है, इसलिए तो मिट्टी उसकी यहाँ उतनी लायक ही नहीं है कि
वहाँ पर कुछ कल्टीवेट करा जाए। ओके, देन कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे, तो पहेली एंड बूजो जो है वो क्लास 7 से रिकॉल करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो उन्होंने रिकॉल किया कि ये लो वाला यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन जो है वो इंक्रीज करता है पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ये CO2 लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमोसफियर में इंक्रीज कर देता है, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी धीरे धीरे लो होता जाता है, लोअर्ड होता जाता है, लोअर्ड डे बाई डे। ओके, देन डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो हमारे नेचर की बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। नेचर, अगर नेचर से बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो बहुत सारे मतलब हमारे नुकसान होंगे ना। देन यही कहा गया, देन जो अगर हम ट्रीज को कंटिन्यूसली कट करते रहे, ऐसे ही कंटिन्यूसली ट्रीज को कट करते रहे तो सॉइल फर्टिलिटी और रिड्यूस रेनफॉल का हम शिकार हो सकते हैं। ऐसा भी एक दिन आएगा जहाँ पे एक बूंद बारिश की नहीं होगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी एकदम ही खत्म हो जाए। इसलिए तो आजकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं भाई, ह्यूमंस आजकल कौन यूज़ करता है। ओके, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो चांस यानी कि फ्लूड्स, बाढ़ और या फिर ऐसे हो कि बिल्कुल भी बारिश ना हो, इस सब की जो है ना डिफॉरेस्टेशन चांसेस को बढ़ा देता है। डिफॉरेस्टेशन होता है ना, देन प्लांट्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नीड करता है अपना मतलब क्या खाना बनाने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस है। और अगर फ्यूअर ट्रीज का मतलब यही है कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्ब बाय ट्रीज, इतना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा है बस एक ही ट्री है, एक ही पौधा है और वह सारा का सारा अर्थ का CO2 जो है ऑब्जॉर्व कर ले, ऐसा तो नहीं है ना भाई। देन इसका मतलब तो वही हुआ ना, अगर लेस ट्रीज हुआ तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व होगा, इसके वजह से जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफियर में इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात है। तो ये दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द अर्थ जो होता है वो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब करेगा और रेनफॉल को भी रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ड्रॉट कॉज हो, यानी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। उधर उसके सॉइल की फर्टिलिटी तो मतलब कम जाएगी, लेकिन अगर बारिश ना होगी तो कैसे भाई कल्टीवेशन होगा। सिर्फ कैनाल या फिर डैम के पानी से नहीं हो सकता, बारिश होना ज़रूरी है। एंड डिफॉरेस्टेशन जो मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज में भी वो अफेक्ट करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है प्लांटेशन और वेजिटेशन से। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट लगाएंगे, प्लांटेशन वेजिटेशन करेंगे यानी कि कल्टीवेशन करेंगे, तो उस मतलब प्लांट जो है ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट लेगी मिट्टी से। अगर मिट्टी से न्यूट्रिएंट वो ऐसे ही लेती रही तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना सॉइल से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, इसलिए तो आजकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ओके, देन ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज जो होता है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, इसलिए अगर हम ट्रीज कट कर देंगे तो सॉइल इरोजन हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर होता रहा तो टॉप लेयर ऑफ अर्थ, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो एकदम से हट जाएगी और नीचे उसकी क्या है भाई रॉकी सॉइल होगी ना, उसमें थोड़ी ना वो ज़्यादा फर्टाइल थोड़ी ना होगा, उसमें लेस ह्यूमस होगा, जिसकी वजह से हमारा कल्टीवेशन ठीक तरह से हो नहीं पाएगा। और ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। और ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे फर्टाइल लैंड जो है वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। इसे ही हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि एक अच्छा खासा फर्टिलिटी सॉइल जो है धीरे धीरे वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो, यानी कि उसके ऊपर का लेयर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो रॉकी लेयर्स है वो आ जाएगी, यानी कि उसमें कुछ ह्यूमस लेस होगा, लेकिन लेस ह्यूमस होगा। इसे ही हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। देन डिफॉरेस्टेशन जो है ऑल्सो डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल में वो अफेक्ट करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो भाई उस जो प्लांट्स है वो ठीक से वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। प्लांट्स नहीं ऑब्जर्व करेगा, बस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा नहीं तो वो धीरे धीरे अंदर का अंदर जाता रहेगा। ओके, देन ये जो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है जो सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड जो होता है, यानी कि जिसे हम इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, वो कम जाएगा। ओके, यानी कि मिट्टी ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करके अपने अंदर नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल लोअर्ड हो जाएगा। इसी मतलब इस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल लोअर, ऐसा नहीं है कि बस CO2 बढ़ जाएगा तो उसी के गर्माहट से ही वो पानी ये हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। ओके, देन इसी वजह से फ्लूड्स आते हैं यानी कि बाढ़ आते हैं। और ये सिर्फ सॉइल की
फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में ही इफेक्ट नहीं करता, या और भी ज़्यादा मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर में भी ये चेंज कर जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अपने क्लास 7 में इसे पढ़ा था कि वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके, देन यहाँ पे एक्टिविटी 7.2 में देखा एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, कैसे ये आपको पॉइंट लिस्ट करके लिखना है। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करेंगे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे या फिर कंजर्व करेंगे, यानी कि जितने रेट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, उसे सुनकर या फिर देखकर जो पहेली और बूझो हैं वो वरीड हो गए, यानी कि एक घबरा सा गए, चिंतित हो गए। देन प्रोफेसर अहमद ने उनसे पूछा कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो ऐसे होकर मतलब घबरा कर पहेली और बूझो ने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, यानी कि कंजर्व कर सकते हैं। देन प्रोफेसर अहमद जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, उन्होंने प्लान किया कि हम बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे। देन ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व वो गए थे। देन ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालय पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स आप देखने को पाएंगे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। दे आर सिमिलर टू अपर हिमालय से ये एनिमल्स सिमिलर हैं, और वेस्टर्न घाट से, लोअर वेस्टर्न घाट से बिलोंग करते हैं एनिमल। तो ये एक पॉइंट है जो मतलब ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यही जानकर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के सिली क्वेश्चन, जो कि सिली मिस्टेक हमेशा करते हैं स्टूडेंट। देन प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो यूनिक है, यहाँ पे जो है यूनिक है। देन माधव जी जो है एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं जो कि गाइड कर रहे थे चिल्ड्रेन को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। ओके, देन माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। जो ऐसे कि हमारे यानी कि माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पर्सनल एफर्ट्स, हमारे ज़रूरत के आधार पर जो है सोसाइटी और गवर्नमेंट ने एक एजेंसी प्लेस किया है जो कि टेक केयर मतलब फॉरेस्ट की टेक केयर करती है। ओके, एंड मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरीके से ये तीनों जगह में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में जो है कंजर्व किया जाता है एनिमल्स को, यानी कि उन्हें प्रोटेक्ट दिया जाता है इस तरीके से। और ये जो एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दिस एरिया, इन दैट एरिया। जो इस एरिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, वो सेफ हैं। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विथ सपोर्ट। आपने बायोस्फीयर पढ़ा होगा जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जो है एक साथ कंबाइन कर लाइफ सपोर्ट करते हैं, इसी का ही डेफिनेशन है, ऐसे सिर्फ दिया हुआ है। देन अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिफर करता है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ऐसे भी आप समझ लो मतलब बहुत ही सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल जो है एग्जिस्ट को वो रिप्रेजेंट करता है, और उनके इंटर रिलेशनशिप्स और एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट। ओके, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट। फ्लोरा होता है प्लांट्स और फौना होता है एनिमल्स। प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है मतलब ए फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसे हम कहते ही हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग और पोचिंग एंड प्रोहिबिटेड। पोचिंग जो है ये मतलब प्रोहिबिटेड देयर, मतलब वो एकदम से स्ट्रिक्टली मना है, मना ही अगर आप करोगे तो फाइन दोगे या फिर जेल जाओगे। तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्टेड किया जाए, मतलब वहाँ पे कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन नेशनल पार्क एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़, यानी कि यहाँ पे नेशनल पार्क में फ्रीली वाइल्ड लाइफ जो है एक
एक तरह से वहाँ पे एक बायोस्फीयर, एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क, जहाँ पे अपने मर्जी से एनिमल्स जो हैं खाए पिए रहें। और क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, देन बायोस्फीयर रिजर्व और क्या होता है कि लार्ज एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया होते हैं जहाँ पे कंजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ को, प्लांट और एनिमल, यानी कि बोथ फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ पे जो होते हैं ट्राइबल पीपुल भी लिव करते हैं, यानी कि आदिवासी, आप जाने होंगे तो आदिवासी लोग भी इधर ही रहते हैं। और वो मतलब आपको पता ही होगा अभी भी आदिवासी जो हैं ट्राइबल पीपुल एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में। अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें एक जानवर समझ के हमें ही मार डालेंगे। देन यहाँ डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, ये उसका पूरा डिटेल है। देन चिल्ड्रेन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो थे बायोस्फीयर के अंदर, उन्होंने एंटर किया। माधव जी उन्हें एक्सप्लेन करने लगे बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो एक ऐसा मतलब बायोस्फीयर प्रिफेयर, यानी कि बायोस्फीयर का मतलब ही है कि कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या है वो आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। द बायोडाइवर्सिटी इज ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। आप चाहे तो कोई से भी डेफिनेशन लिख लो, या फिर ये लिख लो, या फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो और वो वाला भी लिख सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी और कल्चर ऑफ दैट एरिया। ओके, देन ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत ही सारा मतलब कुछ अलग ही प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन कर, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि बोरी और पच्छमारी। पच्छमारी एक टोटल आपको बता दूं मैं, मान लो ये टोटल जो है ना ये एक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यानी कि ये टोटल है बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क भी हो सकता है, यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मतलब टोटल मतलब जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही जाएंगे, अंदर ही जाएंगे। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, यहाँ पे आपके नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर नेशनल पार्क हो गया। ओके, ऐसे होता है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये होंगे। तो अब पच्छमारी बायोस्फीयर रिजर्व और पच्छमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं, पच्छमारी जो है बायोस्फीयर रिजर्व टोटल का नाम है और उसके अंदर भी है एक पच्छमारी बायोस्फीयर सेंचुरी। तो ये ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला ये था, जहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम फ्लोरा एंड फौना इधर डिस्कस करेंगे। फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा एंड फौना जो है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ग्रीन वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। ओके, देन जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए देख के टॉल टिक ट्रीज और एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट को देख के। वो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो लोग भी। देन पहेली एक रैबिट को मतलब रैबिट को जब पहेली ने देखा, देन वो उसे कैच करने का मतलब वो उसे कैच करना चाहती, यानी उसे पकड़ना चाहती थी, बट रैबिट जो था वो दौड़कर भाग गया। लेकिन प्रोफेसर अहमद उसे रोकने लगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो हमें ही फाइन देना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। देन ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी इन देयर ओन। एनिमल्स जो हैं वो खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और खुद में ही खुश हैं, तो हमें उसे डिस्टर्ब करने की कोई भी हमारा हक नहीं बनता कि उन्हें डिस्टर्ब करें जाके। ओके, देन माधव जी जो है एक्सप्लेन करने लगे सम एनिमल्स एंड प्लांट टाइपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। तो प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया टर्म एज फ्लोरा एंड फौना, यानी कि कुछ जगह में एक पर्टिकुलर जगह में ही प्लांट्स एंड एनिमल्स को पाने अगर वो बिलोंग करें तो उसे फ्लोरा एंड फौना करें। यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ रीजन में इधर बहुत ही सारे डॉगीज मिलेंगे, यानी कि हमारे जो से लोकल डॉगीज होते हैं ना जिसे हम कहते हैं गली के कुत्ते, तो वो ज़्यादा मिलेंगे, तो वो हमारा ही एक फ्लोरा एंड फौना हो जाए फौना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं भाई, कहाँ कहीं से भी चले आते हैं। देन फ्लोरा जैसे कि रीजनल मतलब रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। फ्लोरा इस जगह में ये फूल है, उस जगह में ये फूल प्लांट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पता है सेब का पेड़ जो है हमारे उड़ीसा में नहीं उग सकता, क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पे क्लाइमेट ही नहीं है, जम्मू कश्मीर वगैरह में वो अच्छे से उगेगा ना। ओके, यहाँ पे जो है पच्छमारी बायोस्फीयर रिजर्व से कुछ एनिमल्स हैं, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी हाईलाइट किया है। पच्छमारी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ एनिमल्स जैसे कि साल टीक, मैंगो जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा, ये जो है फ्लोरा है। और चिंकरा है इस जो फ्लोरा है इस
बायोस्फीयर रिजर्व के। और जो चिंकरा एक एनिमल है, ब्लू बुल, बर्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा जो है ये यहाँ के फौनास हैं। ओके, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। देन डिस्कस अबाउट एंडेमिक स्पेसीज। ओके, देन सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर, चलो डीप फॉरेस्ट, वो अंदर ही अंदर जाने लगे फॉरेस्ट, यानी कि डीप फॉरेस्ट में एंटर करने लगे। वहाँ पे एक बिग स्क्वेरल था, वेरी बिग स्क्वेरल, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं कि हाथी जैसे हो, मतलब स्क्वेरल के साइज से थोड़ा बड़ा था, यानी कि जेंट स्क्वेरल उसे कहा जाता है। उसका एक लॉन्ग एंड फ्लफी, बिग एंड फ्लफी टेल था। ओके, तो वो उस स्क्वेरल को उसके बारे में जानने के लिए जो है ना, पहेली और भूजो दोनों एक्साइटेड हो गए। भाई पहेली भूजो का ही तो काम है यहाँ पे। माधव जी उन्हें कहने लगे कि ये जेंट स्क्वेरल है और ये एंडेमिक टू दिस रेंट। तो एंडेमिक क्या होता है ना, एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर, जैसे कि फ्लोरा फोना होता है जो पर्टिकुलरली में पाया जाता है। एंडेमिक स्पीसीज, फ्लोरा फोना हर टाइप के प्लांट एंड एनिमल को इंडिकेट करता है। लेकिन एंडेमिक स्पीसीज जो है, स्पीसीज मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, एक ग्रुप ऑफ प्लांट एनिमल, यानी कि जैसे हम मतलब मान लो कि कुछ टाइगर्स हैं, टाइगर्स तो अलग ही, टाइगर मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज। देन भालू एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज, ऐसा नहीं है कि टोटल वही हम स्पेसीज बोल रहे हैं। ओके, स्पेसीज टोटल को बोलते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है वो। देन दे आर नॉट नॉर्मली फाउंड एनीवेयर, में नहीं पाए जाते। एंडेमिक्स में एक पर्टिकुलर टू दिस एरिया। ओके, देन जैसे कि साल, वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा। जो वाइल्ड मैंगो, साल, एंडेमिक फ्लोरा जो कि सिर्फ ही सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। पचमढ़ी में पाया जाता है, लेकिन और भी कहीं पाया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा लिमिटेड एरिया है। देन बाइसन, इंडियन जेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल जो है ना, ये फ्लोरा है, एक एंडेमिक फ्लोरा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पेसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। देन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो होता है ना, स्पेसीज भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो एंडेमिक स्पेसीज जो पर्टिकुलर टू दिस एरिया, अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो जो पर्टिकुलर एरिया में जो स्पेसीज हैं वो भी जाने लगेंगे ना, उनका भी मतलब वो खाने कहाँ से पाएंगे अगर हम ही जंगल सिर्फ काट दें। और वो ऐसा होता है ना ज़्यादातर जगह में कि आपने सुना होगा गाँव में हाथी चढ़ा है, क्यों चढ़ा भाई, उधर तो जंगल नहीं है, तो खाने को कहाँ से पाएगा, इसलिए तो वो गाँव में अटैक करता है, सिर्फ गाँव नहीं शहर वगैरह में भी अटैक करता है। देन स्पेसीज, तो यहाँ पे स्पेसीज में आपको बता रहे थे ना, स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पेसीज। मेंबर्स ऑफ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। देन स्पेसीज एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपने आप में इंटरब्रीडिंग कर सके। इसका मतलब एक ऐसा मेंबर जो कि कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऐसा प्रोड्यूस कि अगर, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, शेर, इंटरब्रीडिंग मतलब शेर यानी कि लायन ले लो, लायन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज, यानी कि सिर्फ लायन के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ ए स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, मतलब एक तरफ से इसका मतलब यही है कि लायन के साथ लायन को ही रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं है कि लायन के साथ एक इंसान को बर्न करे। तो इसी मतलब ओवरऑल इसी का मीनिंग यही है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इसमें भी हम डिटेल पढ़ेंगे। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिवर्स फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ एनिमल। जो रिजर्व जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ। तब इसमें डिफरेंस क्या पता चला कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक टोटल इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, नॉट फ्लोरा, ओनली फौना।
Okay, people living in wildlife sanctuaries are allowed to certain activities such as grazing by their livestock. जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो ग्रेजिंग करें बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स वो कर सकते हैं और फायरवुड भी वो कलेक्ट कर सकते हैं उधर से. देन सम ऑफ थ्रेटेन वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बुक, व्हाइट आइड बुक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, रिनोकेरस एक्सेट्रा जो है वो प्रोटेक्टेड हैं एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. लेकिन इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स जैसे कि बोर्ड लेवल, फॉरेस्ट, माउंटेन आर बुश लैंड्स इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर्स. ऐसा नहीं है कि अगर छूट दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करा सकते हो, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, लेकिन ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग एंटर कर सकते हैं, यानी कि हर जगह वो एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर सकते हैं. तो इट इज़ ए लेकिन एक डर तो बैठा ही रहता है. तो इट इज़ ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम. ऐसा नहीं कि वो लोग अगर हम छूट दे दिए ट्राइबल पीपल्स यानी उसके आसपास जो पीपल्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब देने के बाद भी एक डर से बैठा रहता है ना, वो लोग उसे कितना यूज़ करेंगे, कितना क्वान्टिटी में, ऐसा भी हो सकता है वो यूज़ करके उसे पूरा ख़त्म ही कर दें. देन चिल्ड्रन जो है रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू जू, वो लोग अभी जू में जाने लगे. जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन. एक जू एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स लिव्स प्रोटेक्शन वो उधर से भी पाते हैं जू में. ओके, जू में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि दे रिकॉल द जूस आर यानी कि यहाँ से जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर रिसीव प्रोटेक्शन. लेकिन आपके एक्सरसाइज में जो दिया गया है ना वो शायद नेशनल पार्क और जू के अंदर डिफरेंस दिया गया है, तो वो एक ही सिर्फ पॉइंट दिया बुक में. आप चाहें तो अलग अपने भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जू के बारे में. तो ये रहा. देन हम बढ़ेंगे नेशनल पार्क की तरफ. देन रोड साइड के उस तरफ जो है एक अनदर बोर्ड जो कि जिसमें लिखा गया था सतपुरा नेशनल पार्क, जहाँ पे चिल्ड्रन जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पे जाने के लिए. देन माधव जी ने उन्होंने उनसे कहा कि दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो हम जैसे आपको बताते हैं कि नेशनल पार्क होल इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करता है. देन दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप्स एंड हिस्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. तो सिर्फ फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट नहीं कर, यानी कि उसके लैंड को, उसके हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. देन सतपुरा नेशनल पार्क जो है दिस इज द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट. इंडिया का सबसे फाइनेस्ट टीक जो होता है इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है. और इंडिया में मोर देन 100 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं. यहाँ पे रॉक शेल्टर्स जो हैं, रॉक शेल्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में. ओके, क्योंकि दे आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स. यहाँ पे यानी कि आप पहले यहाँ पे पहले के ह्यूमन बींग इधर रहते थे, इसलिए तो रॉक शेल्टर पाए गए हैं. तो रॉक शेल्टर को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि टोटल इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट किया जाता है. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ एनिमल्स को और बायोस्फीयर रिजर्व को, तो आपको पता है टोटल एरिया को ही बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है. एंड रॉक पेंटिंग्स आर ऑल्सो फाइंड इन दिस सेल. जो रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ पे रॉक की पेंटिंग्स भी पाया जाता है. टोटल 55 रॉक शेल्टर्स जो है वो पश्चिमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है. एंड फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड फिजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स. ओके, तो मतलब वो रॉक शेल्टर्स में जो है, रॉक शेल्टर्स में बहुत सारे पेंटिंग्स भी पाए जाते हैं. रॉक में जो पेंटिंग बनाए जाते हैं, तो क्यों किस टॉपिक में ना फाइटिंग, मेन फाइटिंग में, हंटिंग में, डांसिंग के ऊपर ही वो पेंटिंग बनाते हैं. मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन. अभी भी कुछ ट्राइबल पीपल जो हैं यहाँ पे यानी क्या रहते हैं, जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं. अगर हम जंगल ही काट देंगे तो वो ट्राइबल पीपल कहाँ जाएंगे, वो बेचारे फिर लास्ट में यहाँ ही आएंगे. अगर वो हमें पहचान ही ना पाए कि हम इंसान हैं उनकी ही तरह, तो अगर वो हमें जानवर समझने लगे तो हमें ही वो शिकार करेंगे. तो लेकिन ट्राइबल पीपल जो है ना बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही कम उनका पॉपुलेशन है. देन चिल्ड्रेन जो है आगे बढ़ने लगे. वहाँ पे भी एक बोर्ड था जहाँ पे प्रोटेक्ट टाइगर लिखा हुआ था. ओके, देन प्रोटेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा है ये लाइन. ओके,
Then the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of tiger population in the country. इसका यही सिर्फ एक मकसद है कि टाइगर्स के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके कंट्री में, यानी कि पक्षी हमारी है ना इंडिया में, तो इंडिया में ऑब्वियसली प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट। ओके। देन टाइगर एक ऐसा स्पीसीज है जो कि धीरे धीरे उसके पॉपुलेशन कम जाती है। ओके। But the Satapura tiger reserve is unique in sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क में बहुत सारे टाइगर के पॉपुलेशन देखे जाते हैं। क्यों भाई? उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उन्हें प्रिजर्व, यानी कि उन्हें प्रिजर्व नहीं कंजर्व करके रखा हुआ है। ओके। वन अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बुफालोज एंड बारहसिंगा वेर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। एक ऐसा टाइम था जहाँ पे एनिमल्स एक लायंस भी पाए जाते थे, एलिफेंट्स भी पाए जाते थे, वाइल्ड बुफालोज भी पाए जाते थे, बारहसिंगा भी पाए जाते थे, लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा उनका पॉपुलेशन नहीं है सतपुरा नेशनल पार्क में। ओके। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनाइजिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। यानी कि एक एंडेंजर्ड एनिमल होने का रहता है जिनका पॉपुलेशन खतरे में होता है, यानी कि मतलब होता है ना जिनका पॉपुलेशन ख़त्म होने आता होता है और हम उसे कंजर्व करके रख रहे हैं, यानी कि उनका अभी बहुत ही कम पॉपुलेशन पाया जाता है। तो ऐसा टाइम था ना डायनासोर रहते थे, अभी हम जानते हैं कि हाँ डायनासोर रहते थे, अभी तो नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। तो वैसे ही एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ कहेंगे कि हाँ टाइगर लायंस एग्जिस्ट करते थे, अभी नहीं हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए उन्हें कंजर्व करके रखा हुआ है। तो एक मतलब एंडेंजर्ड एनिमल का एक यानी कि एक यही मतलब निकलता है कि एक ऐसा एनिमल जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरे में हो और चांसेस हो कि वो टोटल ही ना रहे अर्थ में। जैसे कि हम अभी डायनासोर की कहानी पढ़ते हैं, वैसे कहानी हमारे टाइगर्स और लायंस में भी होने वाली है। अगर हम उसे ठीक तरह से कंजर्व ना करें, कंजर्व करेंगे तो हो सकता है कि ना हो ऐसा, कभी हमें ऐसा दिन दिखना ही ना पड़े। ये आपके वाइल्ड बुफालो हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इधर देख रहे हैं आपको। ये देख लो बारहसिंगा, ये एनिमल है, देख लो भाई कितने आराम से मज़े कर रहा है ना इधर। ओके। एनिमल्स आर बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं, डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड प्रोफेसर अहमद ने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनिमल्स हमें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट रूल गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, जैसे कि ऑल नेशनल पार्क्स ह्यूमन एक्टिविटीज सच ए ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। इसलिए तो यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो होना चाहिए ना, एक ऐसा भी स्ट्रिक्ट जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब जगह अलाउ हो। ओके। तो यहाँ पे नेशनल पार्क में ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है। देन माधव जी ने कहने लगे कि ये पहली ने क्वेश्चन पूछा था, देन माधव जी ने एक्सप्लेन करने लगे। पहली है ना बहुत ही अजब सी लड़की है, हर जगह क्वेश्चन पूछती रहती है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या सिर्फ बिग एनिमल्स ही वो मतलब एंडेंजर्ड है एनिमल्स, क्या वही सिर्फ एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म हो जाने के डर में रहते हैं? नहीं भाई नहीं। माधव जी एक्सप्लेन करने लगा, फिर से माधव जी आ गए इधर, एंट्री लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि बड़े एनिमल से ज़्यादा छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने के उनके चांसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि जैसे कि हम स्नैक्स को ऐसे ही किल देते हैं, सांप के डर से हम सांप को ही मार देते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ, जैसे कि चींटी आप इधर ऐसे चींटी चढ़ रही है तो आप क्या, एक चींटी तो इतनी छोटी होती है, देन आप एक जूता लिया और चींटी के ऊपर चढ़ गए तो भाई एक साथ 100 चींटियाँ मर जाएंगी। ओके। देन लीजर्ड्स भी आपके घर में पता है डर के मारे पुणे भी मार देती हो, फ्रॉग्स, बैट्स एंड ऑल्स रफलेस, यानी कि बेरहम से हम उन्हें मार डालते हैं, कितने बेरहम है ना, विदाउट रियलाइजिंग दैट इम्पोर्टेंट इन द इकोसिस्टम, यानी कि केयरलेसली, रफलेसली मतलब केयरलेसली होता है कि केयरलेसली हम उन्हें मार जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। बाई किलिंग दे आर हार्मफुल आवरसेल्फ, उन्हें मारने से भी हमारा ही होगा, हमारा ही खराबी होगा ना। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट उनका जो रोल इन इकोसिस्टम है कैन नॉट बी इग्नोर, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उनका बड़ा रोल है एनवायरनमेंट में।
Then an ecosystem is made of all plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. इकोसिस्टम सिर्फ प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना नहीं, जैसे आपको बताया था कि इकोसिस्टम मतलब क्या। इकोसिस्टम आपने अभी सतपुरा नेशनल पार्क में पढ़ा था कि वो रॉक शेल्टर्स ये है ना, रॉक शेल्टर्स को भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। क्यों भाई, वो भी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे कि सॉयल, क्लाइमेट, रिवर डेल्टास एक्सेट्रा। ओके, सिर्फ लिविंग नहीं, नॉन लिविंग मतलब हर टोटल उस जगह को ही, यानी कि टोटल इकोसिस्टम, टोटल उसके एनवायरनमेंट को ही हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हमें इकोसिस्टम कहा जाता है। देन रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद उन्हें कहने लगे कि रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक इस मेंटेन सिर्फ इंटरनेशनल, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली, नेशनली मतलब अपने देश में, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड में ये ऑर्गेनाइज होता है। और यहाँ पर रेड डाटा बुक जो है वर्ल्ड के जितने एनिमल्स हैं उनके हिसाब से रेड डाटा बुक में उनका नाम दर्ज किया जाता है। ओके, देन माइग्रेशन एक ऐसा होता है ना, माइग्रेशन अपने पहले क्लास 6 में पढ़ा, तो मैं यहाँ पे और एक बार ही कर दे रहा हूँ। द एक्सक्यूरेशन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर से भाई अंदर चले गए बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। ओके, वो दे सीट द तावा रिजर्वियर, भाई खाना पकाने वाला यानी कि रोटी सेकने वाला तवा नहीं है ये, यानी कि एक जगह का नाम, यानी कि तावा रिजर्वियर जो उसके पास ही वो बैठ गए रेस्ट करने, रिलैक्स करने के लिए। भाई इतना कितना घूमेंगे भाई। पहेली जो है वो फिर से आ गई, पहेली दिमाग खाने। देन पहेली जो है फिर से कुछ ऑब्जर्व किया कि सम बर्ड्स नियर द रिवर, कुछ बर्ड्स जो है रिवर के आसपास बैठे हुए थे। देन माधव जी ने फिर से उन्हें जवाब दिया। माधव जी फिर से कहने लगे कि ये चिल्ड्रेंस, ये जो बर्ड हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। भाई माइग्रेटरी क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो है पर्टिकुलर एरिया से, यानी कि बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पे वर्ड्स जो हैं फ्लाई अवे कर वार्म प्लेस में आ जाते हैं। फॉर लेइंग देयर एज आर द वेदर इज इन वेरी कोल्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, वो जहाँ पे रहता है ना वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म प्लेस की तलाश में उड़ के आ जाते हैं। खास करके चिलिका जो है ना, चिलिका में ज़्यादा आते हैं। Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. Okay, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये आपने बार बार पढ़ा हुआ है ना, बोरिंग नहीं होगा। देन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, चलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर डिस्कस करते हैं। तो 17 ट्रीज काटने पर जाकर हमें सिर्फ 1 टन ही पेपर मिलता। तो सोचो कितना भाई, हम कितना पेपर वेस्ट करते हैं और कितना ट्रीज काटे जा रहे होंगे। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। प्रोफेसर अहमद कहने लगे कि अगर एक दिन में एक स्टूडेंट एक पेपर सेव करता है तो एक स्कूल एक ईयर में बहुत सारा ट्रीज जो है यानी कि उसे सेव कर पाएगा। देन एक पेपर जो है 5 to 7 टाइम्स जो है वो रिसाइकल करा जा सकता है। देन सिर्फ पेपर रिजर्व करने से हमारे पेड़ पौधों को ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये भी फ़ायदा मिला है कि एनर्जी और वाटर जो हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर वो भी सेव हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस। हार्मफुल केमिकल जो कि यूज़ होते हैं पेपर में वो भी थोड़ा रिड्यूस होता है। देन यहाँ फिर से अब यहाँ पे बूझो ने क्वेश्चन करा है कि इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी बच्चा हमेशा आ जाता है दिमाग खाने, तो इसने फिर से पूछा कि एक परमानेंट सोल्यूशन है कि डिफॉरेस्टेशन का एक परमानेंट सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि हम इतना नहीं करेंगे भाई, इतने कंजर्व नहीं करेंगे, कुछ परमानेंट सोल्यूशन बताओ, ये फिर से कहने लगा। तो फिर से हमारे प्रोफेसर अहमद आ गए। ओके, देन ये रिफॉरेस्टेशन कहने लगे कि हाँ है, डिफॉरेस्टेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है भाई। कितना, इसे अफॉरेस्टेशन भी कहा जाता है। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो है सिमिलर है। ओके, देन आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। जो मैं आपको अभी कहा कि रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड प्लांट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज लगाकर हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। और जो रिफॉरेस्टेशन है वो अपने आप ही नेचुरली
हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक जगह को वैसे ही छोड़ दें, पेड़ पौधे भी ना लगाएं, कुछ उसका यूज़ भी ना करें, फैक्ट्रीज भी ना बनाएं, कल्टीवेशन भी ना करें, कुछ भी ना करें, तो नेचुरली जो है नेचर जो है उसे रिप्लेस कर देगी, फिर से वहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। तो यही मैंने आपको कहा है कि एस्टैब्लिश इट सेल्फ, नेचर फिर से ये इसे री एस्टैब्लिश इट सेल्फ कर देगी। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमें मतलब प्लांट को ह्यूमन बींग की ज़रूरत ही ना है, वो अपने ही रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने ही वो ग्रो हो सकते हैं। ओके, अभी यहाँ भी ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को, तो वैसे थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि CO2 हम देते हैं, और मतलब ऐसे आपके कुछ भी ऐसे छोटे मोटे प्लांट को हम पानी देते हैं। ओके, देन अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं हमारे ग्रीन वेल्थ को, तो सिर्फ एक वन ऑप्शन ही है, रिफॉरेस्टेशन। द प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इंडिया हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, मतलब एक एक गांव, एक एक शहर के एक अलग से ही वो पर्सनल फॉरेस्ट होता है उनका, जो कि वो रिजर्व करते हैं, यानी कि कंजर्व करते हैं। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ ना, आफ्टर सम रेस्ट माधव जी चिल्ड्रेन को कहने लगी, चलो हम फिर से मतलब बहुत घूमना फिरना हो गया, चलो अपने घर चलो। और फिर प्रोफेसर अहमद भी कहने लगते हैं कि हाँ, सनसेट के बाद यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं भाई, ये ज़्यादा हमारे लिए सेफ नहीं होगा, तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे भाई, हम तो चले घर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो नोट्स भी यहाँ पे गिवन है, जो हाईलाइट किए ना वही सिर्फ खोज, मतलब मुझे इसे हाईलाइट करने में ना कम से कम 1.5 घंटे लगे हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा थोरली बुक को पढ़ के हाईलाइट किया है। तो आप चाहे तो इससे नोट भी बना सकते हैं। तो आज का चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देन चैप्टर तो ओवर है, बाय बाय।